नमस्कार मित्रों बड़े अजब हमारे नेता लोग थे पुराने वक्तों के। और अजब नहीं थे बल्कि आदर्शवाद भी उनका चरम सीमा तक पहुंच जाता था। मैं एक उदाहरण देकर आपको थोड़ा सा आपके सामने कुछ जानकारियां बांटने का प्रयास करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री लंबे समय तक देश के गृह मंत्री भी रहे और अन्य मंत्रालय भी संभालते रहे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने। और उन्होंने जब दूसरी बार 1957 में चुनाव लड़ा, इलाहाबाद चुनाव का क्षेत्र था, और उन दिनों में कांग्रेस जो देश का सबसे बड़ा दल था वो अपने प्रत्याशी को 2000 रुपये की नकदी पेट्रोल खर्च के रूप में और एक जीप ये दिया करते थे। ये ले जाओ, चुनाव लड़ो और उसके बाद कोई और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, और यथासंभव हो सके तो अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्र से ही इसकी व्यवस्था करना। और उस समय मित्रों हुआ क्या कि शास्त्री जी ने चुनावों के बाद बड़ी ईमानदारी से 1200 रुपये की राशि, अतुल्य घोष थे उन दिनों में कोषाध्यक्ष, अतुल्य घोष बंगाल वाले कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उनके सामने रख दी। तो अतुल्य घोष ने पूछा कि ये क्या है शास्त्री जी? तो उन्होंने कहा ये राशि बच गई है कि मुझसे 800 से ज़्यादा खर्च ही नहीं हो पाए, इसलिए मैं इस राशि को लेकर क्या करूँगा, ये पाप का भागी मैं नहीं बनना चाहता। और जीप खड़ी है। तो अतुल्य घोष ने पूछा था कि जीप का पेट्रोल तो डलवाया होगा? कहने लगा ना जी, वो समर्थकों ने मुझे डलवाने ही नहीं दिया। जहाँ भी जीप रुकने को आती वहाँ कोई समर्थक, कोई प्रशंसक उस जीप में पेट्रोल भरवा देता था, और मुझे कभी भी उस पर नहीं खर्च करना पड़ा। और ये 1200 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मैंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को जलपान कराने या कुछ और इस तरह के मामूली जो खर्चे होते हैं औसतन, या कहीं जीप रास्ते में ख़राब हो गई तो उसकी रिपेयर के लिए, इसके अलावा ये खर्च मुझसे हो ही नहीं पाए, और इस तरह से उन्होंने वापस जमा करा दिए। सुभद्रा जोशी एक और प्रत्याशी थी, और वो प्रत्याशी थी ऐसी जिन्होंने अपने चुनाव में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हरा दिया था। अब सुभद्रा जोशी पूरा 2000 ही वापस कर गई थी। वापस इसलिए कर गई थी कि ये मुझसे खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस क्षेत्र से मुझे चुनाव पहली बार लड़ने को कहा गया था वो क्षेत्र इतना दुर्गम था कि मैं यदि उस सारे क्षेत्र में सिर्फ घूमने का प्रयास करती तो भी मुझे कम से कम 20 दिन लग जाते, क्योंकि उस समय संपर्क सड़कें नहीं थी। उन्हें अम्बाला संसदीय क्षेत्र मिला था। अम्बाला संसदीय क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा था कि उसकी शुरुआत करनाल के कुछ क्षेत्रों से होती थी और ये फैलता था शिमला के कुछ क्षेत्रों तक। अम्बाला भी बीच में, कुरुक्षेत्र भी बीच में, सारे क्षेत्र उसी में आते थे। तो उनका ये कहना था कि मैंने ये निर्णय किया कि जहाँ तक हो सके मैं पैदल ही करूँगी, यात्रा जितना हो जाए, बाकी पार्टी और कुछ आदर्श वो काम आ जाएंगे। लेकिन हुआ वही कि मुझसे कोई पैसा खर्च नहीं हो पाया, इसलिए मैं ये बोझ मन पे क्यों लेके जाऊँ, ये वापस मैंने लौटा दिया। लौटाना वाजिब समझा कि ये मेरे बस का नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे कामराज नाडार जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने बाद में, और दक्षिण भारत में सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु, उसके वो मुख्यमंत्री भी थे। तब ये स्टेट मद्रास के नाम से जानी जाती थी। उसके मुख्यमंत्री भी 2 बार रहे, और मुख्यमंत्री 2 बार रहने और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अध्यक्ष रहने के बाद भी उनकी ये थी कि अपनी कभी भी चुनाव क्षेत्र में जब भी वो गए अपने चुनाव क्षेत्र में, तो उनको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने पार्टी कोष से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। एक तो उनका तर्क ये था कि जब मैं पार्टी कोष से पैसे लूँगा तो उसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं पार्टी के जो कोषागार है उस पर एक बोझ हूँ, और राष्ट्रीय नेता होते हुए भी ये मुझे ठीक लगा नहीं कि मैं अपने दामन पर कोई भी दाग लूँ। इसलिए मैंने वो पैसे, पार्टी कोष के पैसे कभी छुए भी नहीं। और यही स्थिति मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ऐसे लोगों की भी थी जिन पर बहुत आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन जब अंत समय उनका आया तो उस वक्त घर में उनके अन्न पानी भी नहीं पाया गया, और ये भी पाया गया कि बैंक बैलेंस भी खाली है। मसलन उत्तर प्रदेश के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त।
बैंक बैलेंस 216 रुपये मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाया। आरोप बहुत लगते रहे, विरोधी आरोप लगाते रहे। यही स्थिति अतुल्य घोष की थी, यही स्थिति कुछ अन्य लोगों की थी। सीताराम केसरी, उनकी स्थिति भी यही थी, जिनके बारे में ये कहावत थी कि न खाता न बही, जो सीताराम केसरी कहें वो सही। मतलब उनकी एक ईमानदारी पर इतना बड़ा एक कम्प्लीमेंट भी उनसे जोड़ा जाता था कि जब भी वो पैसे किसी से ले भी लें तो खातों में दर्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आदमी कभी भी गलत ढंग से किसी भी संसाधन का प्रयोग ना उसने किया, ना वो कर सकता था। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में, लेकिन अब स्थितियां कितनी बदल गई हैं, इस बात का अनुमान आप लगाइए। और ये कई बार दहशत होती है कि क्या इस तरह से अपने लोकतंत्र को हम सुरक्षित रख पाएंगे? क्या लोकतांत्रिक आस्थाओं और परंपराओं का निर्वहन बड़ी आस्था के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कर पाएंगे? और यदि कहीं चुनावों में कोई भी प्रत्याशी ठीक ठाक ढंग से जीत भी जाता है तो क्या करेगा? जीतने के बाद भी उसकी मुसीबत वही होगी, उसके सामने संकट वही होगा कि वो किसी भी काम का योग्यता के अनुसार पर, योग्यता के आधार पर, या अपनी उपलब्धियों के आधार पर, या किसी भी प्रत्याशी की योग्यता और उसकी उपलब्धियों के आधार पर किसी का पक्ष नहीं ले पाएगा। ये बात मानकर चलिए। तो मित्रों, ऐसी व्यवस्था में जहाँ तक हो सके सोच कर चलिए, क्योंकि अब लोकतंत्र जो है, इसकी मर्यादाएं या इसकी जो एक प्रकार से जो मापदंड हैं, वो सारे के सारे आखिरकार तो एक आम आदमी, एक सामान्य वोटर पर निर्भर करते हैं। यदि वो थोड़ा सा भी गंभीरता से काम लेगा, शक है कि वो ले पाएगा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी बचा रहेगा। शुक्रिया।